नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन श्रृंखला जो हमारी चल रही है ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, उसमें विश्व भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं। अब काफ़ी कक्षाएं हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोगों का निरंतर प्यार हमको मिल रहा है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ना। आप लोगों के सजेशन भी मिलते हैं, उनको भी मैं काउंट करता हूँ, है ना, लेक्चर कराते समय। तो आज इसका ये 7वां पार्ट, 7th पार्ट हम करेंगे। वही रोज की तरह अपने लगभग 50 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, पठार से शुरू कर रहे हैं। पठार जो हमारे विश्व में और मेन है। देखो ये चैप्टर्स ना वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऐसे हैं कि शुरुआत वाले तो सब लोग पढ़ ले आते हैं, यहां आते आते ना सांस से दम दे जाती है कि अरे ये याद ना होगा, इसको छोड़ देते हैं। और इन्हीं सबसे ना 3-4 सवाल टप टप एग्जाम में जो टपकते हैं और वो जो गलत हो जाते हैं, तो एक तो वो गलत हुए और प्लस नेगेटिव मार्किंग लेके गए। तो इसलिए मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि मैं जो अटपटी उल्टी सीधी टेढ़ी मेरी ट्रिक्स बता रहा हूं, घटना चक्र की किताब मेरे साथ लेके बैठिए, उसमें लिख लीजिए। अगर आपका अपना है तो कुछ मत करिए, अगर आपने अपनी कोई ट्रिक बना रखी है, आपको याद है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका अपना कुछ नहीं है तो जैसे बता रहा हूं बस उसको लिख लिया कीजिए, ताकि जब आप पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, कम से कम 3 बार तो रिवाइज करेंगे ही, रिवीजन करेंगे तो आपको पढ़ने समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। चलो देखते हैं पहला सवाल। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई है। अब पठार क्या होता है ये तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। देखो बेसिकली फिर भी मैं इस वो जो पीछे चित्र था उसके माध्यम से बता देता हूं। मेन स्थल मतलब मेन मैदान से ऊपर उठी हुई ऐसी भूमि जिसका ऊपरी सिरा क्या हो, सपाट हो, वो क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। और वही ऊपरी सिरा नोकदार होगा, शंक्वाकार होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको पर्वत बोलते हैं। तो आप जैसा ये देख पा रहे हो, मेन लैंड से ऊपर उठी हुई भूमि है, लेकिन ऊपरी देख रहे हो सपाट है मामला एकदम ऊपर की तरफ का, तो ये क्या होती है, ऐसी स्थलाकृति पठार होती है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। अब जो तिब्बत का पठार है आप जान रहे हैं ये हमारा भारत और ये वाला जो एरिया है ये तिब्बत का पठारी क्षेत्र है। तो इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो लगभग हम 4,500 से 5,000 मीटर या 4.5 से 5 किलोमीटर के बीच में मानते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, ऑप्शन हमारे दिए, औसत ऊंचाई क्या है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। क्योंकि 4.5 से 5 है इसलिए इसका आंसर सही होगा, 5 किलोमीटर औसत ऊंचाई है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है। देखो दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है ना, दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें क्या है, जो पेटागोनिया वाला क्षेत्र है, पेटागोनिया का पठार, जब आप दक्षिणी अमेरिका में देखेंगे, मैं ऐसे उल्टा सीधा चित्र यहां बना दे रहा हूं, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चिली है, ठीक है, ये चिली है, तो लगभग यहां पेटागोनिया पड़ता है दक्षिणी साइड में। तो वो क्या है, खनिजों का भंडार क्षेत्र है। जैसे हमारे यहाँ छोटा नागपुर का पठार वाला एरिया क्या है, खनिजों का भंडार है, ऐसे ही पेटागोनिया क्षेत्र क्या है, खनिजों का भंडार है। मैंने अपनी किताब पे लिख रखा था क्योंकि मुझे भी चीजें याद नहीं होती, मैं भी आप में से ही एक हूं, लेकिन अब जब बार बार रिवीजन हो गया है तो क्वेश्चन याद से हो गए हैं। तो खनिजों का भंडार, तो मैंने इसके आगे लिख रखा था कि बहुत सारी पेटागोनिया में क्या है, पेटागोलियां, मैंने पेटागोनिया को क्या कर दिया था, पेटागोलियां, तो खनिजों की गोलियां हैं बहुत सारी। मतलब अटपटा आपको लग सकता है, लेकिन 10 बार आप जब इसी को पढ़ लोगे ना, अच्छा बहुत सारी गोलियां हैं खनिजों की, तो आपको खुद ही याद आ जाए खनिजों का भंडार पेटागोनिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पेटागोनिया का पठार, ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, ये खनिजों से भरपूर है, जैसे अपना छोटा नागपुर वाला एरिया। अगला देखते हैं, पठारों पर स्थित नगर है। पठारों पर स्थित नगर कौन सा है। जब आप यूरोप में जाएंगे तो यूरोप में एक देश पड़ता है स्पेन, उसकी राजधानी है मैड्रिड। और मैड्रिड किस पठार पे है, मैड्रिड है मेसेटा का पठार। जब आप पढ़ोगे देखो मेसेटा कहां पे है, स्पेन में है, ठीक है, स्पेन की ही राजधानी है क्या, ये मैड्रिड, जो इसका सही आंसर होगा। पठार का नाम क्या, मेसेटा। मैं हमेशा आपको याद कराता हूं स्पेन को किससे, पेन से। कब पेन हुआ, मैं सेंटा। तो सेंटा जब अगर आप सरकारी विद्यालय में पढ़े होगे तो वहां मास्टर जी जो सुताई लगाते थे वो कोई डंडा स्पेशल नहीं होता था, वो जो बांस का सेंटा जिसको हम बोलते हैं ना, पतला वाला जो बांस होता है, उससे कुटाई लगती थी। तो मेरे जब सेंटा पड़ेगा तो क्या होगा, पेन होगा।
तो मेसेटा जो पठार है आप याद रख सकते हो कहां है, स्पेन में है। एज इट इज जैसे बता रहा हूं ना, अगर आपका अपना कुछ नहीं है इसको लिखते चलो, 2 बार 3 बार जब पढ़ोगे ना तो चीजें दिमाग में बस जाएंगी। एग्जाम में अपने आप जब हम पढ़ते रहते हैं ना, बार बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके फीड हो जाता है। पेपर में जब आएगा ना तो टिक लग जाएगा, उस समय आनंद आएगा, उस समय मेरी बात याद आएगी कि हाँ मास्टर सही कह रहा था। तो पठार पर स्थित नगर जो है, तो मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है और ये मेसेटा के पठार पर स्थित है, मेसेटा पठार पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, संसार की छत किसको कहते हैं? तो संसार की छत हम किसको कह रहे हैं? पामीर का जो पठार है, पामीर की जो गांठ है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? संसार की छत। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां काफी ऊंचा एरिया है और वहां से 2-3 पर्वत श्रृंखलाएं वहां से मतलब एक तरह से क्या कह रहे हैं, जुड़ रही हैं या अलग हो रही हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि संसार की छत हम किसको कहते हैं? पामीर की गांठ या पामीर पठार को संसार की छत कहते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? कौन सा सबसे बड़ा पठार है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कोलोराडो का पठार। ठीक है, कोलोराडो का पठार, ये इनमें से सबसे बड़ा पठार है कोलोराडो का पठार। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां हमें इनको याद कर लेना चाहिए। अब सबसे बड़ा पठार कौन है? कोलोराडो पठार है। ठीक है, तो क्योंकि याद करना मैं क्यों बोलता हूं, कुछ प्रश्न याद कर लेने चाहिए। अगर ये प्रश्न रिपीट होता है तो रिपीटेशन में हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो हमको नहीं पता है, ठीक है छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, हमको नहीं सारे सवाल करने हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रश्न आता है जो रिपीटेड है तो वहां हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो इनमें से सबसे बड़ा पठार कौन सा है? कोलोराडो का पठार है। अगले सवाल पे चलते हैं, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है, ये क्या चक्कर है? देखो, जब आप अटलांटिक ओशन देखते हो, जब आप अटलांटिक ओशन देखते हो तो मैंने आपको बताया था कि एस शेप में है। इधर क्या है? यूरोप, और फिर इधर एशिया जुड़ जाता है, इधर नीचे अफ्रीका है, इधर उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका। तो बीच में क्या है? इनके बीच में है अटलांटिक ओशन, है ना, एस शेप। तो इसमें आप इसी शेप में, लगभग इस शेप में ही सीधा यहां पाते हैं एक मध्य अटलांटिक कटक जिसको बोलते हैं। वो किस कारण से बन रहा है? वो इस कारण से बन रहा है कि ये प्लेट का, जब आप प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ते हो ना, ये प्लेट का क्या है? संवर्धन जोन है। यहां प्लेट टकरा रही है, टकराने के बाद अंदर से मैग्मा यहां क्या हो रहा है? बाहर निकल के आ रहा है। तो क्या होता है? देखो समझ लो, शॉर्ट में ही समझाऊंगा, डिटेलिंग में नहीं समझाऊंगा। यहां से मैग्मा हल्का बाहर आ रहा है और ये प्लेट क्या हो रही है? ऐसे डिफरेंट में हट रही हैं। प्लेट टेक्टोनिक का भी हम विस्तृत पढ़ लेंगे क्योंकि कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो ये प्लेटें यहां से ऐसे दूर हट रही हैं और यहां कन्वर्जन हो रहा है। तो टेलीग्राफिक पठार जो है वो इसी मध्य अटलांटिक कटक के उत्तरी भाग में पड़ता है। तो उत्तरी अटलांटिक कटक का, है ना, उत्तरी अटलांटिक कटक का। तो ये पूरी जो श्रृंखला है, और याद रहे ये अगर हम स्थलखंड और समुद्र दोनों में मान लें तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ये है। जहां हम सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानते हैं एंडीज, जो हमारी दक्षिणी अमेरिका में है। लेकिन अगर दोनों को मिला लें तो ये जो मध्य अटलांटिक कटक है ये सबसे लंबी श्रेणियां हैं। और जो टेलीग्राफिक पठार है वो इसके उत्तरी हिस्से में पड़ता है, मतलब उत्तरी अटलांटिक कटक का ये टेलीग्राफिक पठार हिस्सा होगा। 6 का आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। बस पठारों से यही 5-6 सवाल आए थे, आपको मेन याद होने चाहिए। अब आ गई हमारी घाटियां। मेन कौन सी घाटियां? देखो, इतना भी अगर आप याद कर लोगे ना, याद इन द सेंस इसको 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपको याद सही हो जाएगा। और अगर सवाल मान लो आ जाता है रिपीटेड या फिर जोड़ी बनाने वाले प्रश्नों में आ जाते हैं, तो अगर आपको पहले से पता है तो आप उसका आंसर सही तरीके से देने की स्थिति में होंगे। घाटियों पे आ जाते हैं। घाटियां आप देख ही रहे हैं, पर्वत के जो गिरिपद में एरिया होता है वो घाटियां प्रायः कहलाती हैं। ये आप इमेज में देख ही पा रहे होंगे। प्रश्न देखते हैं, इमेज देख के क्या होगा। चलो खैर, देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी या डेथ वैली निम्नांकित में से किसका उदाहरण है? देखो, ये ना जो डेथ वैली है ये बहुत फेमस है। इसे कहीं कहीं शैतान का गोल्फ कोर्स, डेविल्स गोल्फ कोर्स कहते हैं। तो डेविल की हिंदी में अनुवाद कर देते हैं शैतान का गोल्फ कोर्स, ठीक है। इसको डेविड का गोल्फ कोर्स भी कहते हैं। चक्कर क्या है? मृतक घाटी डेथ वैली क्या है? एक रिफ्ट प्रकार की घाटी है। रिफ्ट घाटी कैसी होगी? जैसा मैंने आपको बताया था ना, रिफ्ट पर्वत होते हैं, भ्रंतोष पर्वत होते हैं, उठ जाते हैं। इसी प्रकार से रिफ्ट वैली होती है।
है ना, जो काट ली गई है उसके द्वारा, जल द्वारा काट दी गई है, या आसपास के एरिया से काफी नीची एरिया जब हो जा रहा है अपर्दन या अपक्षय के द्वारा, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम रिफ्ट वैली कह रहे हैं, रिफ्ट वैली कह रहे हैं। तो ये क्या है, जो डेथ वैली है, जो अमेरिका की डेथ वैली, आपको सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, यूएसए में है, डेथ वैली है, कहां है, कैलिफोर्निया वाले स्टेट में है, कैलिफोर्निया नामक जगह पे है, मतलब कैलिफोर्निया स्टेट में है। और उस डेथ वैली वो किस टाइप की वैली है, तो वो एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, रिफ्ट वैली का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, 7 का आंसर होगा डी। अगला सवाल देखते हैं, शैतान का गोल्फ कोर्स, डेविल्स गोल्फ कोर्स, मैं आपको बता रहा था नाम से प्रसिद्ध मृत्यु घाटी डेथ वैली कहां स्थित है, तो अभी पढ़ के आ रहे हैं, यूएसए में स्थित है, यूएसए के भी कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, तो अब जहां जिस प्रश्न में ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, मैं वहां ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूं आपको। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, मृतक घाटी जानी जाती है किसके लिए, हाँ इसको अब हम डेथ वैली क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, उष्णता बहुत ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी नहीं बोलेंगे उसको, उष्णता मतलब गर्मी बहुत ज्यादा होती है। यहां लगभग 50+ टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया जाता है ना, 50+, जहां आप 45 में कहने लगते हो कि सर गर्मी बहुत है, उमस बहुत है, यहां और ज्यादा गर्मी रहती है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है डेथ वैली। अगला सवाल देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है, मैंने आपको भी बताया, यूएसए, डेथ वैली, कैलिफोर्निया, रिफ्ट घाटी, 4 पॉइंट हमें याद होने चाहिए। तो कहां स्थित है, कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है, कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है, यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, पंजशीर घाटी कहां स्थित है, देखो नाम से नहीं लग रहा है अफगानिस्तान जैसा होगा, पंजशीर, मतलब मुझे तो लगता है, हो सकता है आपको नहीं लगता हो, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, अफगानिस्तान में। तो पंजशीर जो घाटी है, पंजशीर घाटी हमारी कहां पड़ती है, वो पड़ती है अफगानिस्तान में। सर आप व्याख्या बहुत कम करते हो, अब भाई इसमें क्या व्याख्या कर लूं, ये तो याद कर रहे हैं ऐसी चीज है कि पंजशीर घाटी कहां है, तो अफगानिस्तान में है। ठीक है, आप फालतू में इसी में कहानी बता के 2-4 बता के आपका टाइम वेस्ट करूं, वो का कोई मतलब है नहीं। अगला सवाल देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, तो सिलिकॉन वैली क्या है, मेनली जो एक तरह से औद्योगिक नगर उसको हम बोल सकते हैं, सिलिकॉन वैली, वो कहां अवस्थित है, तो वो भी कैलिफोर्निया प्रांत में है। सिलिकॉन वैली कहां है, कैलिफोर्निया प्रांत में है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। वैसे ये सवाल यहां होना नहीं चाहिए, फिर भी है जब चैप्टर में, तो हमें करने में क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो, टेलर घाटी कहां स्थित है, अब देखो टेलर वाला क्या सिस्टम है, मुझे याद नहीं होती थी, मेरे पास इसके 2 ट्रिक हैं, कुछ भी आप लिख लेना, याद हो जाएगी। एक तो पहले जब कुछ नहीं होता था तो गरीबों वाली ट्रिक बना लेते कि टेलर और अंटार्कटिका में है ये टेलर घाटी, अंटार्कटिका। अब याद होना चाहिए, एनसीईआरटी वाली कक्षा अगर आपने देखी है तो आपको याद होना चाहिए आर्कटिक ऊपर है कि अंटार्कटिका ऊपर है। मैंने आपको बताया था आर्कटिक और अंटार्कटिका कौन सा भारी लग रहा है, सर अंटार्कटिका बड़ा सा लग रहा है, भारी सा लग रहा है, तो ये वो भाई भारी है इसीलिए नीचे बैठ गया। ठीक है, तो ये जब भारी है तो इसीलिए नीचे बैठ गया, मतलब नीचे की साइड, ऐसा है नहीं, फिर बता रहा हूं आपको, याद करने के लिए बताता हूं, अंटार्कटिका नीचे की साइड है हमारे उसमें, है ना। और 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप भी है, महाद्वीप भी मैंने आपको बताए थे, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखना। तो टेलर घाटी कहां है, तो अंटार्कटिका में। अटक सी आवाज आ रही है, अटक, तो मैंने एक तो ये कर लिया था कि टेलर हमारे जो है ना, उनकी सुई ना अटक अटक के चलती है, तो टेलर घाटी कहां है, अंटार्कटिका में अटक अटक है। दूसरा भाई साहब अंटार्कटिका है, वहां सर्दी खूब है, बहुत सर्दी पड़ती है, दक्षिणी ध्रुवों पे स्थित देश है ना, दक्षिणी ध्रुवों पर स्थित महाद्वीप है, तो वहां ठंड खूब पड़ती है। अब ठंड ज्यादा पड़ती है तो ज्यादा जर्सी चाहिए, ज्यादा जर्सी चाहिए तो ज्यादा टेलर चाहिए, तो टेलर ज्यादा कहां होंगे, टेलर ज्यादा कहां होंगे, क्योंकि उनको ज्यादा जर्सी सिलनी पड़ेंगी, ज्यादा जैकेट सिल, आप लोगों की भाषा में जैकेट, स्कूल ड्यूड है ना आप लोग, तो जैकेट्स, हम लोग मतलब देसी बालक है तो हम जर्सी बोलते हैं। ठीक है, चलो खैर याद रख लेना, मतलब याद रखने के लिए कहानी बता रहा हूं ये सब। टेलर, अब पता चले अभी आप एग्जाम में आ गए टेलर घाटी तो कुछ तो याद आ जाए, यार मास्टर कुछ तो बता रहा था, टेलर टेलर, अच्छा हाँ टेलर, ठंड मतलब अंटार्कटिका, कनेक्ट कर ले जाओगे। ठीक है, चलो, और कुछ ना लिखा हो तो किताब में लिखते भी चलना ये। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, ग्रेट आर्टिजन बेसिन, देखो 2 हैं, एक तो ग्रेट बेसिन है, एक ग्रेट आर्टिजन बेसिन है। तो ग्रेट बेसिन जो है वो तो यूएसए में है, और ग्रेट आर्टिजन बेसिन है ना, तो आरटी लग गया, तो इसलिए कहां है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ध्यान रखना है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। कैसे याद रखोगे, आरटी, आंटी नहीं आरटी, और ये क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल देखते हैं,
ग्रेट बेसिन कहां स्थित है, बृहद बेसिन कहां स्थित है, तो इसका आंसर होगा यूएसए, इसका आंसर होगा यूएसए या अमेरिका। मैंने आपको दोनों बता दी, ग्रेट आर्टिजन बेसिन पूछे तो आरटी उसमें लग गया, मतलब ऑस्ट्रेलिया में आएगा, और ग्रेट बेसिन सिर्फ अगर पूछे तो कहां होगा, यूएसए में होगा। अगला सवाल देखते हैं, राजाओं की घाटी क्या है, तो राजाओं की घाटी कहां स्थित है, राजाओं की घाटी स्थित है हमारी मिस्र में, है ना, मिस्र या इजिप्ट में। तो अब इसमें समझाने जैसा तो कुछ है नहीं, याद करने जैसा ही है। क्यों है, देखो राजाओं की घाटी ऐसे याद रख सकते हो, याद कैसे रख सकते हो, मिस्र, मिस्र मतलब मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया वाली सभ्यता वहां थी, राजा लोग वहां ज्यादा थे, तो राजाओं की घाटी कहां हो गई, मेसोपोटामिया मतलब मिस्र में हो गई। मतलब कुछ भी कनेक्शन भिड़ा लो, कनेक्शन किस लिए भिड़ा लो कि हमको प्योर चीज याद नहीं रहती, रटने जैसी चीज याद, लेकिन हम उसे कनेक्ट कर लेंगे ना, कहीं से भी कनेक्ट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब दिमाग में रह जाएगी, वो याद सी रह जाएगी। तो राजाओं की घाटी कहां स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, मिस्र में। अगला सवाल देखते हैं, अंधी घाटियां कहां पाई जाती हैं। देखो इसको अंधी घाटी क्यों कह रहे हैं, जब आप अभी वो पढ़ेंगे ना वर्ल्ड ज्योग्राफी में, मतलब स्थलाकृतियां जब पढ़ेंगे, तो एक कास्ट स्थलाकृति होती है जो किससे बनती है, जिसमें क्या होता है, जल उसमें अंदर बह के चूने को क्या करता है, मतलब अंदर ही अंदर। अब जैसे चूना कभी आपने प्रयोग कर मत लेना, घर पे चूने की डेली आती है, मार्केट में मिलता है चूना, ऐसे ही जो डेली वाला चूना होता है, उसको पानी में डाल दो ना तो वो जो है उससे वाटर से क्रिया कर लेता है और उबलने लगता है। तो इसी प्रकार से जहां चूना वाला क्षेत्र पाया जाता है, वहां से जब जल होके निकलता है तो क्या होता है, वो जल उस चूने को अपने साथ बहा के लेते चलता है, और अंदर ही अंदर क्या होता है, कास्ट प्रदेश बन जाते हैं, कास्ट स्थलाकृति टाइप से बन जाती हैं। तो अंधी घाटियां उनको इसलिए कह रहे हैं कि वहां जल चल रहा है और महसूस पता भी नहीं चलेगा आपको, अंदर 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 जल चल जाएगा। तो अंधी घाटियां कहां पाई जाएंगी, कास्ट स्थलाकृतियों में पाई जाएंगी। समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, जिसको थोड़ा बहुत भी पता होगा उसको समझ में आ गया होगा, नहीं पता होगा तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, स्किप कर दो या फिर याद कर लो। कास्ट स्थलाकृतियों में क्या पाई जाएगी, अंधी घाटियां पाई जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति कास्ट प्रदेश में पाई जाती है, तो वही क्या होगा, सिंक होल या सिक होल, है ना, सिक होल वही जो मैं बता रहा हूं आपको कि जो है कास्ट चूने वाले प्रदेश है और वहां पानी बहेगा तो वो अंदर ही अंदर पता नहीं चलता है, लेकिन वो पूरा खोखला कर देता है। तो सिक होल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कास्ट प्रदेश में कौन सी चीज पाई जाएगी, बी, सिक होल। ठीक है, ये सब स्थलाकृतियों के नाम है। जब आप जियोमॉर्फोलॉजी भूआकृति विज्ञान पढ़ते हैं ना, ये सब स्थलाकृतियां पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये कक्षा क्योंकि प्योर ज्योग्राफी की नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन है, इसलिए यहां ज्यादा समझाने का उचित नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अब देखो उसके हमारे सारे वो समझ खत्म हो गए। अब शुष्क प्रदेश या मरुस्थल हम लोग देखेंगे, कहां कहां कौन कौन से मरुस्थल पाए जा रहे हैं और किस तरीके से चीजें हैं। ठीक है, चलो पहला सवाल देखते हैं। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से मरुस्थल हैं, है ना, कौन कौन से मरुस्थल हैं, मेन आपको पता होना चाहिए। जैसे सहारा वाले भैया को आप सब लोग जानते होंगे, सहारा मरुस्थल कहां है, अफ्रीका में है ना, अफ्रीका में है। और कौन कौन से देश में है, तो इसका एक ट्रिक है, अभी अगर कोई प्रश्न आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर ये अरेबियन प्रायद्वीप जो है, ये भी पूरा इसको क्या बोलते हैं, अरब का मरुस्थल। फिर हमारे भारत में जो है इसको क्या बोलते हैं, थार का मरुस्थल। ऊपर लद्दाख का मरुस्थल, लद्दाख का मरुस्थल क्या है, ये शीतोष्ण मरुस्थल है, मतलब ये ठंडा मरुस्थल है। ये सब ठंडे वाले आ जाएंगे, कराकुम, गोबी, टकला मकान, ये सब वाले हैं। ठीक है, ये फिर दस्ते लूट एक ईरान में भी पड़ता है। अच्छा, अब नीचे आ जाएंगे तो यहां अफ्रीका में कालाहारी, नामीबिया ये मिलते हैं। फिर जो इंपॉर्टेंट है ग्रेट बेसिन, अभी हम देख रहे थे ना ग्रेट बेसिन, तो कहां है, अमेरिका में है। फिर अटाकामा एक आपको याद रखना है, अटाकामा कहां है, अटाकामा तटीय मरुस्थल है, देख रहे हो आप, पाइए ऊपर पराग्वे और उससे चिली का होते हुए तटीय मरुस्थल है, तो चिली वाले एरिया में है। और पेटागोनिया भी हम पढ़ ही रहे थे। पेटागोनिया आप याद करो किसके लिए, पेटागोनिया का पठार किसके लिए फेमस था, खनिजों के लिए। आपने बताया था गोल गोल गोलियां हैं किसकी, खनिजों की, पेटागोनिया गोलियां खनिज, तो पेटागोनिया का पठार किसके लिए फेमस है, खनिजों के लिए। फिर इधर जब आप ऑस्ट्रेलिया में आ जाओगे तो यहाँ गिब्सन, ये बहुत फेमस है गिब्सन, ये पूरा ग्रेट सैंडी मरुस्थल इसको बोला जाता है। ठीक है, मेन मरुस्थल जो थे वो मैंने आपको इस मैप के माध्यम से आपको बता दिए। ठीक है, अब इनके प्रश्न देख लेते हैं। कथन 1, विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित है। देखो ये कॉन्सेप्चुअल सवाल आया कि इसमें यूपी बीईओ, उसमें आने की उम्मीद नहीं थी वैसे, इतना कॉन्सेप्चुअल सवाल मैं बता देता हूं, फिर भी आपको पूरी हवाएं चलानी पड़ेंगी। देखो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है 0 डिग्री इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है।
ये क्या है, ये 23.5 डिग्री है, कर्क रेखा है, ये क्या है, मकर रेखा है। इसी प्रकार से यहाँ 23.5 उत्तरी ध्रुवव्रत, ये दक्षिणी ध्रुवव्रत। जब हवाएं चलती हैं तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। ठीक है, अब मैं पूरा हाई प्रेशर लो प्रेशर समझाऊंगा, अब 1 घंटा लग जाएगा, आपको ज्यादा दिमाग नहीं मानना है। दिमाग मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूं कि ये पश्चिमी हिस्से वाला क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, जब यहां से जो हवा चलेगी इस तरीके से चलती है, यहां से इधर, यहां से इधर। अब होता क्या है कि एक होता है क्या बोलते हैं उसको, जब ये हवा चलती है तो क्लॉकवाइज घूम जाती है, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूम जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है। तो जब ये हवा ऐसे चलनी चाहिए थी लेकिन क्लॉकवाइज घूम गई तो किधर घूमेगी, इधर की इधर, तो ऐसे घूम जाती है। और ये हवा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो ये हवा यहां से सीधी न चल के ऐसे घूमती है, इस तरीके से। मतलब यहां से ऐसे और यहां से ऐसे हवाएं चलती हैं। अब आप एक चीज देखो, अब आप एक चीज देखो कि जब हवाएं इस तरीके से चलेंगी, ठीक है, मतलब हवाएं किधर से चल रही है, इधर से इधर चल रही है, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ आपको चलती हुई दिख रही है, पूरब से पश्चिम की तरफ हवाएं चलती दिख रही हैं। तो क्या होगा कि ये वाला, अब जैसे मान लो यहां कोई महाद्वीप है, समझते चलना, कॉन्सेप्चुअल चीज है यार, यहां कोई महाद्वीप है। अब जब ये हवा चल रही है तो ये समुद्र में भी चलती हुई आ रही होंगी, समुद्र में भी चलती आ रही होंगी, तो समुद्र का ऊपर वाला गर्म जल क्या होगा, अपने साथ लेती आएंगी। जब समुद्र का ऊपर वाला गर्म जल अपने साथ लेती आएंगी तो महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर क्या होगा, गर्म जल इकट्ठा हो जाएगा और यहां हवा भी आके टकरा रही है, तो इन एरियाओं पे तो बारिश पड़ जाती है। कहां, महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर। और भाई साहब, महाद्वीपों के जो पश्चिमी किनारे रह गए, ये लौंडे रह गए, ये रह गए सूखे, ये एरिया रह गया सूखा, इन तक कोई स्थिति नहीं पहुंच पाई। ठीक है, इन तक कुछ नहीं पहुंच पाया, इन तक हवा पहुंच ही नहीं पाई, ना नमी पहुंच पाई, तो ये एरिया रह गए सूखे। तो मैक्सिमम जो आपको मरुस्थल मिलेंगे, मैक्सिमम मरुस्थल मिलेंगे वो महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में मिलते हैं, पश्चिमी एरिया में मिलते हैं। अब देखो, अब समझने की कोशिश करो क्वेश्चन को। विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री, ये तो आप बात याद कर लो कि मरुस्थल जो मिलेंगे 15 से 30 डिग्री के आसपास मिलते हैं। उत्तरी उष्ण वाले, शीतोष्ण वाले और ऊपर मिलेंगे। ठीक है, दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित हैं। ये बात समझ में आई, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। व्यापारिक पवनें, ये जो हवा चल रही थी ना, ये व्यापारिक पवनें थी, जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सारी आर्द्रता तो जी पूरब वाले एरिया को दिया ही मैं, ये देखो सारी आर्द्रता पूरब वाले को दिया ही नहीं दिया ही, सारी यहां से समुद्र से आर्द्रता भर के ला रही थी, सब यहां वर्षा हो गई, यहां तक पहुंचते पहुंचते तो आर्द्रता कम हो गई, तो ये वाला एरिया कैसा रह गया, सूखा रह गया। तो इसका कारण भी सही है, मतलब ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बीईओ में आने की उम्मीद कम होती है इस टाइप के सवाल होगी, लेकिन हाँ आपको सचेत रहना है कि आपके आरओ के एग्जाम में भी इस प्रकार के कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ सकता है, तो आपको कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी को, हीट को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करते हैं अपने पास और रोक के रखते हैं। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेता है। ये एक बीच में रिसर्च आई थी, उसी का एक मतलब वो था, क्या कहते हैं, निष्कर्ष था। इसका आंसर है ए, दोनों सही हैं और उसकी वो सही व्याख्या है। ठीक है, क्यों वो उत्पादन प्रभावकारी स्रोत हो सकता है? इसका रीजन ये है कि वो बहुत जल्दी, जितना हम पूरे साल भर में उपभोग कर रहे हैं उतना वो 6 घंटे में कर लेगा। ठीक है, चलो मरुस्थल को परिभाषित किया जाता है। देखो मरुस्थल हम किसी एरिया को कब कहेंगे, जब वहां वर्षा की मात्रा कम होगी, और वर्षा की मात्रा कम होगी तो क्या होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे और तमाम रेतीली टाइप से भूमि हो जाएगी। तो वो वर्षा की मात्रा कितनी होती है, वो होती है 25 सेंटीमीटर से कम। यदि किसी स्थान पर वर्षा हो रही है तो उस क्षेत्र को हम क्या कह देते हैं, उस क्षेत्र को हम बोल देते हैं मरुस्थलीय प्रदेश। तो कौन सा हो जाएगा, तापमान 42 से भी ज्यादा रहता हो, नहीं वो तो मैदानी भाग में भी रह लेता है, कोई पादप ना पाया जाता हो, पादप 2-4 तो होते हैं, कांटे वाले नहीं होते, कैक्टस टेक्टस वाले। वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो, ये सबसे मेन है किसी भी स्थान का को मरुस्थल घोषित करने के लिए। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे ज्यादा अधिक रहती है कहां, तो अभी हम पढ़ रहे थे मरुस्थल कहां पाए जाते हैं,
15 डिग्री 30 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 15 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास मरुस्थल पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होते हैं। तो इसकी संभावना कहां अधिक रहेगी? तो 15 से 30 के बीच में 23 डिग्री अक्षांश आ रहा है, तो 23 डिग्री अक्षांश के पास मरुस्थल मिलने की संभावना सर्वाधिक होगी। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो मरुस्थल जो क्रम से है ना, बड़ा फिर उससे छोटा, तो वो ये ऐसे हैं। उसकी ट्रिक है सामकाली, ठीक है, SAAM और काली, ठीक है। कौन कौन से मरुस्थल हैं? तो सबसे बड़ा मरुस्थल तो हो गया हमारा सहारा, ठीक है, सहारा का मरुस्थल जो कहां है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और इससे हो गया ऑस्ट्रेलिया वाला मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया वाला मरुस्थल। उसके बाद दूसरे ए से हो गया अरब वाला मरुस्थल, जो अरब प्रायद्वीप वाला मरुस्थल है, जो आपने देखा था किसके साथ ही था? उसी के साथ, सहारा वाले के साथ चिपका हुआ था ऊपर। और एम से कौन सा हो गया? एम से कौन सा मरुस्थल हो गया? काली से हो गया कालाहारी, कालाहारी 5वें नंबर पे क्या है? कालाहारी। और एम से हो गया मंगोलिया वाला जो मरुस्थल है, मंगोलिया वाला जो मरुस्थल है, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। सामकाली मतलब सबसे पहले सहारा, ऑस्ट्रेलिया, अरब, मंगोलिया और कालाहारी, ये क्रम से 5 मरुस्थल हैं। कभी लगाने को पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ा कौन सा है? जब सहारा दिया है तो सहारा ही होगा, सहारा नहीं दिया होता तो उसके बाद का दूसरा सहारा देखते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, आपको यह भी याद रखना है, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या किस मरुस्थल में रह रही है? तो हमारा वाला जो थार का मरुस्थल है वो संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। आंसर होगा इसका सी। ये फैक्ट्स हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, फिर वो विधि बता रहा हूं। अगर आपको कुछ फैक्ट्स याद नहीं रहते हैं तो सुबह दोपहर शाम वाली दवाई बनाइए। कैसे बनाइए? कि एक पेपर पे आपको लिख लेना है। मान लो पूरा चैप्टर पढ़ा आपने, 3-4 पॉइंट्स होंगे जो आपको याद ना हो, उसको एक पेपर पे लिख लो। पेपर पे लिख लो, 7 दिन का कोर्स है जी, सुबह दोपहर शाम। सुबह दोपहर शाम भी मत लो, हम तो सस्ते वाले डॉक्टर हैं, दिन में एक बार दवाई ले लो। दवाई ले लो मतलब दिन में एक बार उसको रिवाइज कर लो, है ना। 7-8 दिन रिवाइज करो, दिमाग में छप जाएंगी चीजें। फिर थोड़े थोड़े दिन बाद, फिर 10-15 दिन बाद एक बार देख लिया। तो मतलब ऐसी आपकी एक 15-20 पन्ने की कॉपी होनी चाहिए। जो आपको फैक्ट याद ना होते हो वो फैक्ट उसमें भल्लो लिख लो, ठीक है। उस झोले को बार बार, उस कॉपी को बार बार क्या करो? घोटते रहो, घोटते रहो। फैक्ट की ऐसी की तैसी। फैक्ट कहेगा सर गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूं, आपके दिमाग में बसता हुआ जा रहा हूं, ठीक है। मतलब याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मान लो यही बात याद ना हो रही हो, लिख लो एक लाइन में, 4 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। टकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तो ये हमारा जो टकला वाला मकान है ये कहां है? तो देखो नाम से ही लग रहा है टकला मकान, अजीब सा नहीं नाम है, चाइना वाले नहीं रखते चिंग चांग भुंग चांग वाले जैसे करके, तो ऐसे ही है। टकला मकान मरुस्थल कहां स्थित है? चाइना में, चीन में अवस्थित है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सोनेरन USA, टकला मकान चीन, ये तो अभी देख के आए हैं, ये तो सही है। कराकुम तुर्कमेनिस्तान, ये भी सही है। गिब्सन, गिब्सन मैंने आपको बताया था गिब्सन कहां है, अभी जब मैप पे दिखा रहा था तो वो कहां था? गिब्सन था ऑस्ट्रेलिया में। तो हमारा ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, बाकी ये सब सुमेलित है। याद कर लो, सोनेरन कहां है? USA में है। टकला मकान अभी सर आपने याद कराई दिया। और कराकुम तुर्कमेनिस्तान में है, कराकुम, ठीक है। चलो दस्ते लूट, जैसे वो था ना अल बुर्ज करके, जो पीछे हम पढ़ के आए थे अल बुर्ज, तो हमने उसको क्या कर लिया था? अल बुर्ज पर्वत श्रृंखला को हमने देख लिया था कि वो हमारी कहां है? ईरान में है। ऐसे ही दस्ते लूट, जो दस्ते लूट कहीं लूक कहीं कुछ ऐसे लिखा मिलता है, तो ये कहां है? ये भी ईरान में अवस्थित है, ये भी ईरान में अवस्थित है, ये भी ईरान में, मरुस्थल ईरान में है, ठीक है। 27 का आंसर होगा ए। 28 गोबी मरुस्थल का किस देश में स्थित है? तो गोबी, गोबी कहां है? मंगोलिया में। पहले मैं मतलब कंफ्यूज हो जाता था कि यार गोबी मंगोलिया में है कि गोबी चाइना में है, मतलब हो जाता है, हो सकता है आप कह रहे हो अरे सर कैसी छोटी सी बात कर रहे हो, तो मैंने ऐसे याद कर लिया भाई साहब ये गोबी का फूल है। गोबी का फूल कैसा होता है? गोल गोल होता है, तो मंगोलिया, गोलिया में है गोबी, ठीक है। तो गोबी मरुस्थल कहां है? मंगोलिया में है, ठीक है। गोबी मरुस्थल कहां है? मंगोलिया में। अगला सवाल देखते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया में तो जी एक ही सबसे बड़ा मरुस्थल इनमें से दिख रहा है, कौन सा? थार का मरुस्थल। ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर क्या होगा? थार का मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के विषय में सही नहीं है? तो अटाकामा दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा था ना, जो चिली की साइड पूरा ऐसे करके यहां पे जो था वो अटाकामा था, ठीक है।
दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा, ये संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये भी बात इसके विषय में सही है। वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है, ना जी, चिली में ऊपर की साइड, ऊपर उत्तरी चिली में अवस्थित है, दक्षिणी चिली में तो नहीं। उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं, ये फैक्ट हो सकता है नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हो, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है, दक्षिणी चिली में नहीं है। मतलब कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि ये जो स्टेटमेंट है सही नहीं है, क्योंकि जो अटाकामा का मरुस्थल है वो कहां है, वो उत्तरी चिली में है, दक्षिणी चिली में नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, अटाकामा रेगिस्तान कहां पर है? अरे अभी तो पूरी कहानी पढ़ के आए हैं सर, चिली विली आप बता रहे थे, इतना तो हमें पता ही है कि चिली दक्षिणी अमेरिका में। तो आंसर क्या होगा इसका, अटाकामा रेगिस्तान कहां है? बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखते हैं, पृथ्वी पर सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है, ये भी उसी ऑप्शन, मतलब एक सवाल आप पढ़ लोगे ना तो उसी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन देखो रिपीटेड होते रहते हैं। तो सबसे शुष्क वाला मरुस्थल कौन सा है, सबसे सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है, तो अटाकामा का मरुस्थल है, अटाकामा का मरुस्थल सबसे शुष्क स्थान है। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर बी। 33 में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? अब देखो ये कटिबंध मैंने आपको वैसे एनसीईआरटी वाली कक्षा में पढ़ाए हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग कहां, आपके पास समय है। देखो ये हमारी रही इक्वेटर 0 डिग्री रेखा, ये रही कर्क रेखा 23.5, ये रही मकर रेखा, इनके बीच वाले क्षेत्र को तो क्या कहते हैं, ये है उष्ण कटिबंध। ये कौन से हैं, ये हैं उष्ण कटिबंध। फिर ऊपर वाले जो 66.5 डिग्री तक होते हैं और नीचे यहाँ इन एरिया को क्या कहते हैं, ये हैं शीतोष्ण कटिबंध, ये हैं शीतोष्ण कटिबंध। और ये वाले जो रह गए ना, ये वाले जो रह गए दोनों 66.5 से 90, इसको क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हैं, मतलब कौन से ऐसे मरुस्थल हैं जो शीतोष्ण कटिबंध में आके बैठेंगे। अब देखो अरब, तो जी भारत तो ये रहा, और अरब का मरुस्थल भी भारत के पड़ोस में रहा, तो अरब तो होगा ना। अटाकामा, कालाहारी और पेटागोनिया। अब देखो पेटागोनिया जो मैंने आपको बताया था, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप लगभग ये रहता है इस जगह के, और पेटागोनिया सबसे नीचे था, पेटागोनिया सबसे नीचे था, तो पेटागोनिया इसका आंसर होगा। पेटागोनिया क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। ये आपको मैप पता होना चाहिए, मैप के साथ साथ आपको ये कटिबंध वाला हिस्सा एरिया पता होना चाहिए। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, इसलिए मैंने थोड़ा आइडिया आपको दे दिया, और मैप में आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको शुरू में ही बताई थी। अगर आपने उसको सीरियसली नहीं देखा तो वीडियो पॉज करो, यहीं पीछे जाओ, उसको देख के आओ, फिर इस सवाल को देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विश्व में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। वही वाला कथन है जो अभी हम बीओ वाले पेपर में, बीओ वाले उसका एग्जाम का प्रश्न था ना, मतलब ये सही है। ठीक है, भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। इनका मतलब क्या है, ये कहना चाह रहे हैं कि जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र है ना, ये जो लौटती हुई वर्षा है इनसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है। गलत बात है। उस दिन मैं आपको इसी की किसी कक्षा में बता रहा था कि जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून आता है वो यहाँ से 2 भागों में बट जाता है, एक अरब सागर की शाखा और एक यहीं से कट हो लेती है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा यहाँ मालदा गैप है, इस मालदा गैप में से निकलकर इस एरिया में पर्याप्त वर्षा कर लेती है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि पूर्वी हिमालय को भी दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वर्षा प्राप्त हो रही है, ना कि उत्तर पूर्व मानसून से। उत्तर पूर्व मानसून कौन सा था, जो हवाएं लौट के आ रही थी, जो हवाएं लौट के आ रही थी उससे कहां वर्षा हो रही थी सर, उससे तमिलनाडु वाले एरिया में वर्षा हो रही थी। आपने उस दिन बताया था, अगर कक्षाएं ध्यान से देखते हो तभी समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसमें क्यों दोबारा से फिर इसको आधे घंटे समझाऊं आपको, क्यों टाइम वेस्ट करूं। ठीक है, चलो तो यानी ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी हिमालय को उत्तर पूर्वी से नहीं, वो दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल एक सही होगा। यूपीएससी का प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है, तो देखो कालाहारी नामीबिया में भी पड़ेगा, बोत्सवाना में भी पड़ेगा, और ये सवाल ना तब होगा भाई आपको मैप पता हो, है ना, मैप पे इन कंट्रीज की लोकेशन पता हो। ऐसे आप रटते फिरो फलाना फलाने 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 में भूल जाओगे कर लो। मैप पे अगर आपको पता है तो आप कर लीजिए, वरना इस प्रकार के प्रश्नों को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मेन है उनकी कंट्रीज तो याद कर ही लीजिए, जो मेन मरुस्थल है उनकी कंट्रीज। तो इसमें शायद जायरे नहीं आता है, जायरे क्योंकि सबसे अलग पड़ेगा। तो 3 किस्में हैं वो काटो, केवल एक नहीं होगा, 1 2 3 होना चाहिए। 1 2 3 नहीं है तो फिर वही बात, जो ज्यादा सही है उसको आंसर लगाएंगे। आंसर क्या होगा इसका, सी आंसर होना चाहिए 1 और 2 में। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से जाम्बिया में भी है, आप लोग देख लेना एक बार,
मैप पे। मैं जहां तक सही हूं तीनों कंट्रीज में है, ठीक है। लेकिन अब ऑप्शन हमारा बोत्सवाना और, क्योंकि मैक्सिमम हिस्सा इसका कालाहारी का किस में है, बोत्सवाना में ही है, मैक्सिमम पार्ट बोत्सवाना में है। तो केवल एक तो नहीं कह सकते, एक और दो भी हमारे पास ऑप्शन है, तो एक और दो लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध का क्या मतलब हो गया, 0 डिग्री, इक्वेटर के नीचे वाली लाइन क्या है, इक्वेटर के नीचे वाली लाइन से सारा हिस्सा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में है। कालाहारी, गोबी, सर गोबी तो ऊपर पहुंच गई, ठीक है। चिहुआहुआन, ये भी वैसे ही लग रहा है। चिहुआहुआन किसके जैसा लग रहा है, चिहुआहुआन किसके जैसा लग रहा है, चिहुआहुआन लग रहा है सर वही चाइना जैसा नाम, तो ये भी उत्तरी गोलार्ध में चला गया। और सहारा भी। कालाहारी जो मरुस्थल है वो अफ्रीका में, मैंने आपको दिखाया था, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये सहारा है, कालाहारी यहां था। तो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा स्थित है, कालाहारी मरुस्थल स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थल क्षेत्रों के निर्माण की मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है। अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थल, ठीक है। यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिका हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है, ठीक है। यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रवाह, केवल एक इसका आंसर हो। देखो क्या है इसका मामला, क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट जहां बनती है, हवा हमेशा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से। आप थोड़ा सा समझ ही लो यार, फिर कहोगे कि सर समझाते नहीं हो आप, जल्दी जल्दी भगा देते हो और निकाल देते हो। इसी देखो, हाई प्रेशर और लो प्रेशर का क्या चक्कर है, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। सर क्यों चलेगी, भाई साहब तुम्हारी जेब में 500 का नोट है और मास्टर रहा गरीब आदमी, उसकी जेब में 100 का नोट है, तो पैसा मेरी जेब से तुम्हारी तरफ जाएगा, तुम्हारी जेब से मेरी तरफ आएगा। उसी प्रकार जैसे एक कमरे में 50 आदमी ठुसे पड़े हैं, मेरे इस कमरे में मैं अकेला खड़े होकर पढ़ा रहा हूं अपने इस स्टूडियो रूम में, तो आदमी किधर से किधर आने चाहिए, मैं उधर चला जाऊं या उनको उधर बुला लूं, उनको उधर, मतलब ज्यादा से कम की तरफ आएगा ना। ऐसे ही हवा है, हवा कौन सी अनोखी, हवा भी तो हमारी जैसी है, हवा भी ज्यादा से कम की तरफ जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। हाई प्रेशर का मतलब है कि एक एरिया में हवा की ज्यादा कंडेंस है, ज्यादा घनत्व है, हाई प्रेशर। लो प्रेशर मतलब हवा उस एरिया में कम है, लो प्रेशर। अब ये हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे बनते हैं सर, देखो हाई प्रेशर कैसे बनेगा, जब मान लो मैं तुम्हारे ऊपर दबा के एकदम गर्मी फेंकने लगूं तो क्या होगा, गर्मी जब तुम्हारे ऊपर दबा के फेंकने लगूंगा तो तुम क्या होगा, छिटक छिटक के भागोगे इधर उधर, होए गर्मी। तो क्या होता है, ऐसे ही जब गर्मी ज्यादा मिलती है, जब गर्मी ज्यादा मिलती है तो क्या होता है, गर्मी ज्यादा मिलती है तो क्या होता है, हवा के अणु दूर दूर भागते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा तो हवा के अणु दूर दूर भागेंगे, तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगी हमारे बीच में हवा के अणुओं में, तो क्या होगा, वहां लो प्रेशर हो जाएगा। और भाई साहब टेम्परेचर लो हो, लो टेम्परेचर हो, ठंड में क्या करेंगे, सुकड़ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, तो हवा के अणु भी ठंड में पास पास आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं तो क्या होगा, एक एरिया में ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब वहां दाब ज्यादा हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। हाई प्रेशर लो प्रेशर से बनना है। अब जो हवा चलेगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, ठीक है, लो प्रेशर की तरफ चलेगी, इतनी बात आपको याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूं अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थल क्षेत्रों का निर्माण मुख्य कारण क्या हो सकता है, या उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। हाँ, तो इसमें यह बताना है कि उपोष्ण कटिबंध में हाई प्रेशर बेल्ट कैसे हो रही है। देखो, जो उपोष्ण या उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध किसको कहते हैं, एक तो मुझे ना समझाना थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है। उपोष्ण कटिबंध किसको कहते हैं, ये हमारे हैं उष्ण कटिबंध वाला एरिया, ये हमारा था 23.5 से 23.5 उष्ण कटिबंध। फिर हम 23.5 से 66 तक सीधे क्या मान ले रहे हैं, शीतोष्ण कटिबंध मान ले रहे हैं। लेकिन इस शीतोष्ण को हम क्या कह सकते हैं, शीतोष्ण में भी दो हो सकते हैं, जैसे ये 23.5 से 66 तक है। अगर हम 45 तक वाले एरिया को ले लें या 45 डिग्री तक वाले को, तो इसको हम नया नाम दे सकते हैं उपोष्ण कटिबंध, ठीक है, उपोष्ण कटिबंध। यहां क्या है, टेम्परेचर ज्यादा प्राप्त हो रहा है, उष्ण कटिबंधों में भी टेम्परेचर ज्यादा प्राप्त हो रहा है। तो टेम्परेचर जब ज्यादा प्राप्त होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर जब ज्यादा प्राप्त होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर जब ज्यादा प्राप्त होगा तो क्या होगा, तो होगा हाई प्रेशर। टेम्परेचर जब ज्यादा प्राप्त होगा तो क्या होगा, लो प्रेशर होगा। अब देखो, ये वाले एरिया में टेम्परेचर ज्यादा प्राप्त होगा कि इस वाले एरिया में टेम्परेचर ज्यादा प्राप्त होगा, यहां ज्यादा प्राप्त होगा ना, सन की रेजेस यहां लंबवत पड़ती है ना, यहां लंबवत पड़ती है, तो यहां क्या होगा, यहां जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सर लो प्रेशर होगा, और इसकी अपेक्षा में यहां टेम्परेचर कम होगा, मतलब यहां हाई प्रेशर होगा। भाई साहब, ये लो प्रेशर हाई प्रेशर ना दिमाग घुमा देते हैं। अगर आपकी समझ में आ रहा है अच्छी बात है, ना समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन मत लो, एक सवाल छोड़ दो, ये उनके लिए है जिनको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, तो उनके कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे,
तो ये क्या है, तो क्योंकि यूरोप वाला जो एरिया पड़ता है इसी एरिया में पड़ता है, तो यूरोप के मरुस्थल और अफ्रीका के मरुस्थल, अफ्रीका यहां नीचे आ जाएगा, वो दोनों कहां हैं, हाई प्रेशर बेल्ट में स्थित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए तो सही होगा। यह उष्ण महासागर धारिकाओं के नहीं, यहां क्या होती हैं, ठंडी धाराएं चलती हैं। अब फिर पूरी जलधाराएं बतानी पड़ेंगी, बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है, टाइम बहुत ले लेगा, वैसे ही 2-3 मिनट लेगा। तो फिलहाल क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही है, ये गलत है, क्योंकि ये गर्म जलधाराओं के उसमें नहीं रहता है, ये ठंडी जलधाराएं इसके आसपास रहती हैं, तभी ठंड होगी, तभी तो हाई प्रेशर बनेगा। ऊपर हम हाई प्रेशर कह रहे हैं, तो ठंडी जलधाराएं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको अभी ऐसे ही छोड़ दे, मतलब छोड़ क्या, इसको समझ लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझाऊंगा तो समय ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। देखो, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहां स्थित है, तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहां है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है हमारा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक गिब्सन था और एक ग्रेट विक्टोरियन है, याद रखेंगे इसको। तो ग्रेट विक्टोरियन कहां है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो फिर आ जाते हैं घास के मैदान, घास के मैदानों पे आ जाते हैं, है ना। घास नाम से मुझे हंसी आ जाती है, हमारा एक मित्र पढ़ता था साथ में, तो उसके बाल पता नहीं क्या था, ऐसे खड़े रहते थे ऐसे करके। जब 9-10 की बात बता रहा हूं तो उसका नाम हम रख लेते, उसका नाम हमने रख रखा था घास, मतलब निकनेम जो आप लोग रखते हो वही, ठीक है। चलो खैर, तो घास के मैदान से मुझे उसका याद आ गया, ठीक है। नाम नहीं बताऊंगा, पता लगे उसके पास कोई वीडियो भेज दे तो कहेंगे देखो मजाक बना रहे हैं मेरी। चलो आगे आ जाओ। अब घास के मैदान में हम देख लेते हैं मेन कौन कौन से हैं। देखो मैं आपको याद करा दूंगा। देखो ये है स्टेपी, शायद आपको नाम ना दिख रहा हो लेकिन मैं बोलता चल रहा हूं, आप अपनी बुक में देखते चलना। स्टेपी, जब आप देख रहे हो एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला बीच में एक पर्वत था, कौन सा था बताओ, मन में सोचो अपने कौन सा था। अगर आप आंसर दे पा रहे हो मतलब आप सही से पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन बहुत जरूरी है। कौन सा था, यहां था यूराल माउंटेन। तो एशिया और अफ्रीका, ऐसा नहीं लगता ऐसे स्टेपनी हम नहीं लेके चलते गाड़ी में संग में, तो ये एशिया से छोटा सा टुकड़ू सा जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा हुआ है, स्टेपनी से जुड़ा हुआ है। इसको ऐसे याद कर लो क्या, कि जो यूरोप है वो एशिया से काय से जुड़ा हुआ है, स्टेपी से। तो आपको याद रहेगा कि ये स्टेपी कहां है, इस एरिया में पड़ते हैं। उसके बाद डाउन्स, ये तो आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया वैसे ही डाउन में है, सबसे डाउन में है, तो डाउन्स नाम के मैदान भी यहीं पे मिल रहे हैं, घास के मैदान। जैसे बोल रहा हूं वैसे अपनी किताब पे लिख लो, याद करने के लिए है। ऑस्ट्रेलिया कहां है, डाउन में है, तो डाउन्स घास के मैदान भी यहीं मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सवाना, ये सबको बुला रहा है, क्यों बोले सवाना, कहां हूं मैं, अफ्रीका में हूं। अफ्रीका को हमेशा मैं किससे कनेक्ट करता हूं, फ्रीका से। जैसे अफ्रीका को मुझे कुछ भी चीज अफ्रीका से कनेक्ट करनी हो ना, तो अफ्रीका मतलब फ्रीका से याद करता हूं, तो ये फ्रीका है, तो इसलिए फ्री में भंडारा चल रहा है जी, सब चले आना। सवाना, तो सवाना कहां होगा मेरा, अफ्रीका में होगा। और उसके बाद देखो जितने भी लास्ट में सा वाले हैं ना, लानोस, सेल्वास, पंपास, कंपास, ये सब कहां है, जितने भी लास्ट में सा हैं, सब दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका कह रहा हूं, दक्षिणी अमेरिका में है। जितने भी लास्ट में सा हैं मैक्सिमम दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। फिर प्रेयरी, ये प्रेयरीज पढ़ेंगे कहां, अमेरिका में। जैसे अमेरिका क्या है, बहुत शक्तिशाली है भाई साहब, तो अमेरिका से मैक्सिमम कंट्री प्रेयर करते हैं। अरे प्रभु, प्रेयरीज है ना, हम आपसे प्रेयर कर रहे हैं, तो किससे प्रेयर करोगे, इन, अब मैं आपको 10 नाम दे दूं तो आपके दिमाग में तुरंत यूएसए आएगा, अरे भाई दमदार कंट्री है, तो प्रेयर सब किससे करते हैं, यूएसए से। भाई साहब याद कराने के लिए बता रहा हूं, बहुत ज्यादा सीरियसली लोड मत ले लेना, कह रहे सर आप तो अमेरिका को बता रहे हो। और ये टुंड्रा वनस्पति जो मिलेंगी बिल्कुल अपर साइड, शीतोष्ण कटिबंध के भी अपर साइड टुंड्रा वनस्पति मिलती है। एक और हमारे इंपॉर्टेंट रहेगा बेल्ट, मैंने कैसे याद कर रखा था, बेल्ट। जब आप अफ्रीका के मैप को देखते हो ना, तो अफ्रीका के मैप में ऐसा लगता है ये सुएज कैनाल जो है ना, सुएज कैनाल के आसपास से बेल्डिंग कर दी गई हो, चिपका हुआ है भाई साहब, कंफ्यूज मत होना। यूरोप एशिया से स्टेपनी की तरह संग में चिपका हुआ है, और इसमें तो ये जरा सा चिपका हुआ है ना इससे, अरेबियन प्राइडिस से, तो ऐसा लगता है बेल्डिंग कर दी हो। तो अफ्रीका में है, और मैप के हिसाब से ध्यान रखोगे कहां, साउथ अफ्रीका वाले एरिया में पड़ता है, कौन सा, बेल्ट, ठीक है, बेल्ट घास के मैदान। तो लगभग जो इंपॉर्टेंट है उनकी सबकी मैंने आपको ट्रिक्स बता दी हैं, किस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। अब इनके सवाल देख लेते हैं। चलो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। घास का मैदान, देश महाद्वीप। स्टेपीज, कौन था स्टेपनी की तरह, कहां लगा हुआ था, यूरोप में। तो ये रशिया जो है, ये यूरोप और एशिया दोनों का पार्ट है ना,
तो ए का होगा तीसरा, ए का तीसरा किसमें है, इसमें है, बाकी सब अपने आप गलत हो गए, कंफर्म पता है मुझे। और चेक कर लेता हूं बी, प्रेयरीज, किससे सब प्रेयर कर रहे हैं, सर अमेरिका से सब प्रेयर कर रहे हैं। बेल्ट्स, किसकी बेल्डिंग हो रखी थी, दक्षिण अफ्रीका की, मतलब अफ्रीका की बेल्डिंग हो रखी थी और दक्षिण अफ्रीका की साइड है मैप में देखिए। और डाउन्स, सर वो तो डाउन में ही है, वो तो डाउन में ही है ऑस्ट्रेलिया, तो डाउन्स कहां है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, प्रेयरीज सही है सर, अमेरिका प्रेयर करता है। पंपास, लास्ट में सा वाले बताए मैंने, कहा है, सारे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मिलेंगे, ये भी सही है। स्टेपीज यूरोप, ये भी सही। बेल्ट गलत है सर, बेल्ट ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, आपने बताया अफ्रीका की बेल्डिंग हो रही है, अफ्रीका की बेल्डिंग हो रही है, तो ये डी गलत हो गया। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ, घास के मैदान हो, लानोस या लानोस, ये इसमें जा दे रखा है, लानोस सा होता है, लानोस होता है या लानोज कुछ भी होगा, ये कहां है, ये होगा दक्षिणी अमेरिका में। ए का फोर्थ किस में, अरे 3 में है। स्टेपी, स्टेपनी कहां लग रही थी, स्टेपनी कहां लगी हुई है, यूरोप लगा हुआ है, इसे बी का तीसरा होना चाहिए, ए का चौथा, बी का तीसरा, 2 में है, मतलब ये खत्म, ये खत्म। आगे आ जाते हैं, प्रेयरीज, किससे प्रेयर कर रहे हैं, सब अमेरिका से प्रेयर कर रहे हैं, यानी सी का पहला होना चाहिए, सी का पहला किसमें, इसमें, यानी ये सही, ये सही, ये सही। और डी क्या है, बिल्डिंग कहां है सर, अफ्रीका में है, डी का दूसरा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखो जैसे याद कराना हो ना, इसको ऐसे कॉपी पे, किताब पे, जहां भी आप पढ़ रहे हो ना, लिख लो। अगर आपका अपना कोई ट्रिक नहीं है, मेरे भरोसे लिख लो भाई, बता रहा हूं, 2 बार एकदम याद, इनको देख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, केन्या, कंपास, अर्जेंटीना, पंपास, वेनेजुएला, सवाना, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्टेपीज, कौन सा जोड़ा सही है, ठीक है, कौन सा जोड़ा इनमें से सही है, तो देखो इनमें से ऑप्शन नंबर 2 वाला सही है, जो अर्जेंटीना है ना, पंपास जो हम देख रहे थे, अर्जेंटीना कहां है, दक्षिणी अमेरिका में, और पंपास भी कहां है, दक्षिणी अमेरिका में। बाकी जब आप ये देखोगे तो क्या कहते हैं, केन्या शायद ब्राजील, वो कंपास शायद ब्राजील में आके पड़ेंगे, और वेनेजुएला, सवाना, हाँ मतलब यही सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 42 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 42 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा जोड़ा सही है, अर्जेंटीना, पंपास। केन्या कहां से कंपास में आगे पड़ जाएगा, ठीक है, और सवाना तो अफ्रीका में, वेनेजुएला में कहां होगा, तो ये भी गलत है, 42 का बी। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है, तो सब आना, मैं कह रहा था सबको बुला लिया इनने, सब आना, क्यों आओगे सब भाई, सब भंडारा है हमारे और फ्री है, सब कुछ फ्री है, सब आना सब फ्री है, तो कहां होगा, अफ्रीका में। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहां है, इसका आंसर क्या होगा, अफ्रीका में। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहां है, अफ्रीका में, 43 का ए। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं, दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से, सर जितने के पीछे सा लग रहा था ना, आपने बताया था सारे दक्षिणी अमेरिका में, इसमें देख लूं कौन सा है, प्रेयरी, ये तो, अरे प्रेयर तो सब अमेरिका के सामने करते हैं। बेल्डिंग किसकी हो रही है, अफ्रीका की बेल्डिंग हो रही है। स्टेपनी कौन है, स्टेपीज तो सर यूरोप है। पंपास है, इसके पीछे हिस्सा लगा हुआ है, घास का मैदान दक्षिणी अमेरिका में कहां होगा, पंपास होगा। अगला देख लेते हैं, अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है, ठीक है, पंपास मुख्य क्षेत्र है, ठीक है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी और शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है, दोनों सही हैं, और इसकी सही व्याख्या भी करता है। सही व्याख्या कैसे पता चलेगी, बीच में क्योंकि लगा के करो। अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है, क्योंकि पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास के लिए उपयोगी है। बिल्कुल सही बैठ रही है बात, तो ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा। चलो अगला देखते हैं, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है, तो दक्षिणी अमेरिका, सर आपने कितनी बार बता दी, पीछे जिसमें सा लगा हुआ है ना, वो सारे दक्षिणी अमेरिका वाले होंगे, सेल्वास, पंपास, प्रेरीज, स्टेपीज, तो प्रेयर तो सब उससे कर रहे थे अमेरिका से, स्टेपनी तो यूएस में लग रही थी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 46 का बी। अगला देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित है, कैंपास कहां है, उत्तरी ब्राजील में नहीं है, ब्राजील का जो ऐसे मान लो जो दक्षिण पूर्वी टाइप से, जैसे ब्राजील है तो ब्राजील के इस वाले एरिया में, दक्षिणी पूर्वी एशिया में, तो कंपास तो गलत हो गया। लानोस, वेनेजुएला, पंपास, चिली, अरे पंपास तो अर्जेंटीना में है, चिली में कहां है, मतलब सी भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसको कैसे याद रखना है ना, अर्जेंट में पंप करना था, जैसे साइकिल, मैंने एक दिमाग में अपनी इमेजिनेशन बना रखा है कि मेरी साइकिल में जब हवा खत्म हो जाती है तो मुझे अर्जेंट में पंप भरना पड़ता है, अर्जेंट अर्जेंटीना और पंप मतलब पंपास, ऐसे ही लिख लेना, तो ठीक है। तो अर्जेंट में पंपास, तो पंपास चिली ये गलत हो गया, सेल्वास भी गलत है, दक्षिणी ब्राजील में नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, लानोस या लानोस कहां होगा, वेनेजुएला में होगा, ठीक है। 47 में का बी सही आंसर होगा, ठीक है, 47 में का बी सही आंसर होगा। अरे कहां चले गए हम,
पीछे चलेगा, एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डाउन्स कहां थे? डाउन वाली जगह में थे। डाउन कौन सी जगह थी? ऑस्ट्रेलिया। और ये क्या कह रहे हैं? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अरे सर, नीचे ऑस्ट्रेलिया तो शीतोष्ण कटिबंध में जाके पड़ेगा, और बल्कि नीचे का कुछ हिस्सा उसका शीत कटिबंध में जाके पड़ेगा, तो उष्ण कटिबंध घास का मैदान तो होगा ही ना। ये तो वैसे ही गलत हो गया। और वही पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वैसे तो आंसर यही होगा। बाकी भी चेक कर लेते हैं। स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, हाँ ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय में पढ़ेंगे। सेल्वास पढ़ेंगे। और टैगा मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर की तरफ थे अमेरिका में, टैगा है ना, तो ये टैगा टूना, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? पंपास, बेल्ट, देखो देखते चलो, बेल्ट भी नीचे की तरफ है और पंपास भी नीचे की तरफ है। सवाना सर अफ्रीका में ऊपर की तरफ था। जब आप अभी मैप पे बता रहे थे ना, तो सवाना कहां था? यहां था। सवाना सबको बुला रहा है, तो ये शीतोष्ण नहीं है, ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। 49 का आंसर होगा डी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? तो पंपास, मैं पंप कब कर रहा था? जब अर्जेंट में मेरी साइकिल की हवा निकल जा रही थी, तब मैं क्या कर रहा था? पंप कर रहा था। तो पंपास घास के मैदान कहां होंगे? पंपास घास के मैदान कहां होंगे? अर्जेंटीना में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 50 का। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जा रहे हैं? देखो, एशिया और यूरोप को शामिल रूप से क्या बोल देते हैं? यूरेशिया। तो कौन सा था? यूरोप कैसे एशिया से चिपका हुआ है? सर स्टेपनी की तरह आप बता रहे थे चिपका हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? यूरेशिया में कौन से पाए जा रहे हैं? स्टेपीज। डाउन्स कहां पाए जा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में। बेल्डिंग किसकी हो रही है? अफ्रीका की बेल्डिंग हो रही थी। और प्रेयरी सब किससे प्रेयर कर रहे हैं? अमेरिका से प्रेयर कर रहे हैं। ये मैं आपको बार बार इसलिए बोलता चल रहा हूं कि कुछ ना आप अगर बिल्कुल मेहनत ना करना चाहें, मेरे बोलने से ही संभवतः आपको याद हो जाए। चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? अब देखो, बड़े शिकारों की भूमि कहां होगी? जहां ज्यादा वनस्पति वाला एरिया होगा। और ज्यादा वनस्पतिक एरिया कहां होता है? उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वो ज्यादा वनस्पतिक एरिया होते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं अभी आपको शायद एनसीईआरटी में मैंने पढ़ाया था कि उष्ण कटिबंधीय एरिया ज्यादा टेम्परेचर ग्रहण करते हैं और वहां की मिट्टी और जलवायु दशाएं ऐसी होती हैं कि वो ज्यादा पौधों और उन सब के लिए क्या होती हैं? ज्यादा उपजाऊ होती हैं। जब पौधे ज्यादा होंगे तो वहां जानवर जंतु ज्यादा होंगे, आश्रय स्थल जानवर जंतुओं के ज्यादा होंगे, तो क्या होगा? वही शिकारियों के लिए भूमि हो जाएगी। तो बड़े शिकारों की भूमि देखो, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश होगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि यहां जानवरों के लिए खाने का पर्याप्त मामला है, जानवर ठीक ठाक हो जाते हैं। तो उष्ण बड़े शिकारों की भूमि के नाम से किसको जाना जाता है? उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश को जाना जाता है। इसको आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं, सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ, ये यूपीएससी का प्रश्न है क्या? हाँ, बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान भी होते हैं। क्यों बिखरे हुए छोटे वृक्ष हैं? वो एरिया तो ऐसा है कि वहां पादप या पौधे या पेड़ बढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि घास के मैदान ज्यादा हैं और पशुपालन वाला एरिया वहां ज्यादा है, जीव जंतु ज्यादा हैं, तो वो अगर थोड़ा भी बड़ा हुआ तो चढ़ जाते हैं उसको, पौधे को, अगर पेड़ होने ही नहीं देते। तो छिटरे हुए दूर दूर वृक्ष हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि एक जगह वृक्ष हो कई सारे, ठीक है, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होता, मतलब लगातार बहुत सारे एरिया में कोई वृक्ष नहीं होते। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतया एक या एकाधिक कुछ परिस्थितियों के संयोजन द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं जिनकी वजह से वहां वन नहीं बन पा रहे हैं? देखो, बिलकारी प्राणी या दीमक, दीमक से क्या मतलब है? एक तो होगा नहीं। चरने वाले तृणभक्षी प्राणी, यही तो चढ़ जाते हैं नालायक। आग, हाँ, एक वहां उन एरिया में क्या होती है, उष्ण कटिबंधीय एरिया है, गर्म एरिया है, आग भी लग जाती है। तो पौधा जरा सा बड़ा हुआ, आग मान लो बड़ी लग गई तो उससे खत्म। मौसमी वर्षा से भी नियंत्रित होते हैं। मृदा के गुण का तो कोई ऐसा वो नहीं है इसमें, एक तो होगा ही नहीं बिलकारी प्राणी। तो एक वाले हटाओ पहले, जब एक वाले हट गया तो 2 3 4 हमारे सही हैं, क्योंकि 2 3 तो बिल्कुल सही है। तो यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 2 3 और 4। अगला देखते हैं, खत्म हो गई कहानी, ठीक है। चलो, तो ये आपकी 7वीं कक्षा रही आज,
और मतलब वही 50-55 प्रश्न हम कर रहे हैं, लगभग आधा वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो गया है, 4-5 क्लास में लगभग खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं सोच रहा हूं एक 4-5 घंटे का लाके आपको एक झकास वाला मैराथन करा दिया जाए। मतलब इसमें आपको सब समझ में आ रहा है, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं 50 क्वेश्चन, वहां 3-4 घंटे का एक मैराथन लाके स्पीड अप होते हुए सारा वर्ल्ड ज्योग्राफी कर लेंगे एक बार में। तो अगर मेरे आप इस सुझाव से सहमत हो तो नीचे कमेंट में बताते रहिएगा कि हाँ सर मैराथन चाहिए, हाँ सर मैराथन चाहिए, ठीक है। तो हम उस पर प्रयास करेंगे, और ना तो फिर जैसी राम जी की है ही है, चल रहा है ऐसे, ठीक है। तो क्लास आपको कैसी लग रही है बताते चलिए, और अपने दोस्तों के साथ साझा करते रहिए। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।